हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहा जाएगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस उसे कहा जाएगा जिसके सरफेस से कोई भी चार्ज रखा गया हो, उसका पोटेंशियल इक्वल हो, उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाएगा। ये सिंपल फैक्ट थे कि surface on which potential surface in which potential equal to everywhere, यानी surface in which surface on in which potential is equal everywhere। यानी इसका मीनिंग क्या है? एक डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं। समझ लो कि कोई यहाँ पर पॉइंट चार्ज रखा है, यानी पॉइंट चार्ज से इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कैसी सरफेस होनी चाहिए? इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि 3D सरफेस, यानी कि 3D सरफेस। जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगी वो 3D सरफेस में रहेगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मीनिंग क्या रहेगा? जो पॉइंट चार्ज है सभी का डिस्टेंस कितना रहना चाहिए? सेम, लाइक दैट। समझ लो कि ये 3D है, सर्कल है, इसलिए 3D में ही कहा जाएगा। यहां से ये पॉइंट चार्ज है कुछ, यहां से कुछ r डिस्टेंस, ये भी r डिस्टेंस, इसको r डिस्टेंस, ये पॉइंट से ये भी r डिस्टेंस, ये भी r डिस्टेंस, ये भी r डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर पॉइंट A है, 2 है, 3 है और ये 4 है। सभी पर आपको पोटेंशियल मेजरमेंट करना है। तो यहाँ का पोटेंशियल समझ लो कि V1 इसे कह देता हूँ, इसे V2 कह देता हूँ, इसे V3 कह देता हूँ, इसे V4 कह देता हूँ। सभी का पोटेंशियल सेम होगा बिकॉज ऑफ डिस्टेंस आर सेम, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस आर सेम। यहाँ पर भी डिस्टेंस है, यहाँ पर भी डिस्टेंस है, यहाँ पर भी डिस्टेंस है, यहाँ पर भी डिस्टेंस है। यानी कि सरफेस पर कहीं भी जाओ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि आप सरफेस पर कहीं पर भी चले जाओ, आपका पोटेंशियल कैसा होगा? इक्वल, उसे कहा जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। लाइक एग्जांपल V1, अगर समझ लो V1 है, V2 है, V3 है और ये V4 है, सभी का इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि पोटेंशियल कैसा होगा? सेम होगा, सभी का पोटेंशियल सेम होगा। अगर सभी का पोटेंशियल सेम होता है तो हम Q अपॉन सभी का पोटेंशियल क्या होता है? Q अपॉन R, ये हो गया हमारा पोटेंशियल। इक्विडिस्टेंस पोजीशन पर सभी डिस्टेंस पर पोटेंशियल कैसा होता है? सेम, वो याद रखना। रेडी? अब एक एग्जांपल ले लिया इक्विपोटेंशियल सरफेस का, हमने पॉइंट चार्ज के लिए एग्जांपल लिया था। एग्जांपल था 2 पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए हमने एक एग्जांपल लिया कि अगर सर्कल था। अभी एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, पॉइंट चार्ज के लिए थे, अब लीनियर चार्ज पर समझाऊंगा। इसके बाद ये पॉइंट चार्ज पर था, इसके बाद हम लीनियर चार्ज पर सीखेंगे। पर आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहा जाता है? वो 3D में होना जरूरी है। सेकेंड थिंग कि उससे डिस्टेंस कितना होना चाहिए? इक्वल। रेडी? अब नेक्स्ट पॉइंट, सरफेस इज विथ पोटेंशियल टू इक्वल एवरीवेयर। तो ये सब concentric sphere with the charge at center of sphere are equal potential surface। तो क्या बोलना चाहिए? concentric sphere यानी कि सेंटर में कोई चार्ज रखा गया हुआ है, उससे सभी का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। concentric sphere with the charge at center, सेंटर में जो चार्ज of sphere are equipotential surface, यानी सेंटर से concentric जो स्फीयर है, concentric sphere किसे कहा जाएगा? कि जिस स्फीयर से 3D में हो और उस स्फीयर से सभी का डिस्टेंस जो पॉइंट रखा गया है उससे डिस्टेंस सेम होना चाहिए, और उसकी सरफेस पर कहीं पर भी जाओ, यानी कि कोई भी चार्ज ले लो सरफेस पे जाकर, और उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसे कहा जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, आगे बात समझ में? रेडी? ये कांसेप्ट क्लियर? चलो, ये सर्कल के एग्जांपल से मैंने समझाया, एक और सिलेंडर के एग्जांपल से अब मैं समझा रहा हूँ। रेडी? चलो चलो अब हम सेकेंड थिंग शुरू करेंगे। ये है लीनियर चार्ज। अब है ये लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज कैसे आएगा वो समझा देता हूं। ये था पॉइंट चार्ज, अब समझा दो एग्जांपल समझा रहा हूं वो लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज पर कैसे आएगा वो समझाइए।
यानी कि समझ लो कि यहाँ पर कोई लीनियर चार्ज लिखा गया, लीनियर यानी ऐसा आ जाएगा, यानी यहाँ पर कोई चार्ज लिखा गया है पूरा। रेडी, ये लीनियर चार्ज है। रेडी, समझ लो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए क्या होना जरूरी है, 3D में होना जरूरी है। यानी कि यहाँ पर से r डिस्टेंस तक ले लो, यहाँ से r डिस्टेंस तक ले लो आप, समझ लो कि यहाँ से r डिस्टेंस तक। रेडी, यहाँ इस सबका डिस्टेंस सेम है, r यहाँ से भी r डिस्टेंस ले लो, यहाँ से भी r डिस्टेंस। रेडी, सभी का डिस्टेंस के साथ सेम। हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसमें बन जाएगी, 3D बनाना पड़ेगा। इसे सिलेंडर में कन्वर्ट कर दूंगा, सिलेंडर बना लो, ऐसा यहाँ सिलेंडर बन गया ऐसा। रेडी, पर सेंटर से डिस्टेंस के तरफ है, तो यानी कि यहाँ पर दो तरफ आएंगे पोटेंशियल, एक इस तरफ और इस तरफ। पर सभी का यहाँ से अगर यहाँ जाओगे तो भी पोटेंशियल V1 सेम रहेगा, यहाँ से अगर आप वहां जाओगे तो भी V2 पोटेंशियल सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि सेंटर से उसका डिस्टेंस के साथ सभी का सेम। यानी इसको भी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस से कंपेयर कर सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर विद चार्ज, कॉन्सेंट्रिक cylinder with the charge as a center of cylinder, as a center of cylinder are equipotential surface। यानी कि सेंटर से अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ पर V1 है, यहाँ ये V3 ले लेता हूँ, सभी पर डिस्टेंस यहाँ पर भी जाओ या यहाँ पर भी जाओ, इक्वल से डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा है, V1 is equal to V2 is equal to V3 और is equal to V4 is equal to KQ upon R। पर याद रख लेना आप एक बात कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में हो, मैं एक टॉपिक करवाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही क्या से होगी, कम होगी। ये बात अच्छी तरीके से याद रख लेना। ओके, चलो। हेलो स्टूडेंट, अब कुछ प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, कुछ प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे इस तरह से आता है। रेडी, चल कुछ प्रॉपर्टी की डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पाथ ऑन इक्वल सरफेस इज जीरो। यानी कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस रहा, समझ लो कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। रेडी, तो मैंने बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस इन द इक्विपोटेंशियल सरफेस will be zero because of distance are equal। समझ लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट था, इसके हिसाब से यहाँ पर V1 था तो इसकी वैल्यू क्या की अपॉन R थी। यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस था, यहाँ पर V2 था तो इसकी वैल्यू Q अपॉन R है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी V2 माइनस V1, इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा। KQ अपॉन R, KQ अपॉन R क्या होगा, माइनस से प्लस से जीरो हो जाएगा। यानी कि इक्विपोटेंशियल डिस्टेंस पर अगर आप दो पॉइंट के बाद डिफरेंस समझने का पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करने जाओगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एनी टू पॉइंट्स पर कोई भी ले लो पर उसका पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट नहीं कर सकते। अगर रियलाइज कर सकते हो तो उसकी वैल्यू कैसी आएगी, जीरो। क्यों, इक्वल पोटेंशियल सरफेस पर किसी भी सरफेस पे जाओ, किसी भी पॉइंट पे जाओ, वहां सरफेस पर पोटेंशियल दोनों का किसा होगा, इक्वल, यानी कि उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस वैल्यू कैसे हो जाएगी, जीरो। नो वर्क डन, नो वर्क डन। सेकंड थिंग है, सेकंड प्रॉपर्टी, नो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग चार्ज इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि नो वर्क डन यानी एक भी वर्क नहीं हो सकता। लेकिन एग्जांपल समझाता हूं, समझ लो कि ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस 3D है, तो यहां पर A है, यहां पर B कोई चार्ज है, यहां से हमें ट्रांसफर करके यहां से लेना है और इसको हमें क्या करना है, यहां से लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क। पर अकॉर्डिंग टू आवर BD माइनस BA था, हमारे हिसाब से वर्क एक्सटर्नल अपॉन Q, ये सी फॉर्मूला थी। पर यहाँ क्या होगा, वर्क कैसा होगा, जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है,
इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आप कहीं पर भी जाओ, मैंने क्या बोला था, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आप कहीं पर भी जाओ, क्या होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको यहां से यहां लेना है, समझ लो कि कोई चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क कैसा होगा, जीरो। हम चलो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास नहीं है, कोई और सरफेस है तो उस पर वर्क डन हमें मिल सकता है, पर अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जाओ तो वर्क डन जीरो होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल और यहाँ पर भी पोटेंशियल दोनों का कैसा रहेगा, सेम। दोनों का पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम, यानी यहाँ तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ की वैल्यू कैसी हो जाएगी, जीरो। और यहाँ की वैल्यू अगर जीरो होगी तो वर्क डन कैसा होगा, also zero। वर्क डन कैसा होगा, also zero। वर्क डन कैसा हो गया, वर्क डन हो गया एक्सटर्नल जीरो। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से, आगे बात समझ में अच्छी तरीके से या नहीं समझ में आया। मैंने बोला था इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर आप कोई वर्क करवाना चाहते हो तो वर्क नहीं होगा, वर्क विल बी जीरो, बिकॉज़ इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इक्विपोटेंशियल सभी का पोटेंशियल कैसा होता है, सेम, यानी वहां पर वर्क भी कैसा हो जाएगा, जीरो। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से, रेडी। चलो अब हम करेंगे हमारी थर्ड कंडीशन, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि समझ लो कि यहां पर समझ लेते हैं लोग, समझ लीजिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हर बार आप सर्कल ही करते हो, आपको जो भी लेना है ले सकते हो, वैसे कुछ नहीं है कि आप सर्कल ही समझ लो कि यहां से ये पॉइंट पर ले लो, r डिस्टेंस है, इसका पोटेंशियल कैसा है, v1, पर इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो यहां से सेंटर से इलेक्ट्रिक, यहां पर कोई चार्ज रखा गया तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है ना, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, नेगेटिव लेना है तो नेगेटिव भी ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से होगी, इस तरह से होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडी। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, आपको यहां पर पोटेंशियल निकालना है, यहां से पोटेंशियल निकालने जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में थी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस डायरेक्शन में होगा ना, तो एक दूसरे से कैसा परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर रहेगा। इलेक्ट्रिक आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ लो कि यहां से एक पॉइंट है, यहां दूसरा पॉइंट है, यहां से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पर ले जाना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजरमेंट करोगे तो दो कोई पॉइंट जरूरी है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी था, पहले हमने समझा। तो समझ लो कि यहां पर दो पॉइंट है, यहां पर दो कोई पॉइंट है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, ऐसा था। अगर आपको पोटेंशियल निकालना, अगर आपको पोटेंशियल निकालना तो यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि dx पोटेंशियल की डायरेक्शन ये रखोगे ना, रेडी। पोटेंशियल यहां से यहां तक होगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी तो एक दूसरे से कैसे होता है, परपेंडिकुलर, एक दूसरे से कितना होता है, परपेंडिकुलर। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो ऐसे है ना, ऐसे, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जाती है इस तरह, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से वो कितना हुआ, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस से कैसा होगा, परपेंडिकुलर, कैसा होगा, परपेंडिकुलर। आपको एक और एग्जांपल चाहिए तो अभी एक और एग्जांपल से हमें सीखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी इससे ही आ जाएगा। सिलेंडर ले लो आप, दूसरे एग्जांपल में सिलेंडर ले लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। कोई भी आप सिलेंडर के एग्जांपल से सीखो तो भी, रेडी। आगे बात समझ में, ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टीज। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टीज है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी कि हमारी फोर्थ प्रॉपर्टीज है, फोर्थ, रेडी। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहा तो उसकी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है आपके पास, वो जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती,
अगर पॉसिबल ही नहीं है ऐसे बोल सकते हो हम लोग। ये इंपॉर्टेंट है, ये दो कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, ये समझा रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है आपके पास तो एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये वही बात हुई जब हमने पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेवर intersect each other, तो सेम कंडीशन हियर, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर intersect टू each other, यानी कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे से टच नहीं कर पाएगी और एक दूसरे से में से पास आउट नहीं होगी। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? इसमें किसी को कुछ डाउट, डायरेक्ट कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो। ओके चलो अब हम एक न्यूमेरिकल पर जाएंगे, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल देखेंगे, वो टेक्स्ट बुक में दिया गया हुआ है। रेडी? चलो हेलो स्टूडेंट, अब हम शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? चैप्टर नंबर 2 है, उसमें टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया हुआ है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, यानी कि हमें। रेडी स्टूडेंट? चलो ये जो एग्जाम्पल करवा रहा हूँ वो है टेक्स्ट बुक में दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 2.4। स्फेरिकल कंडक्टर और 12 सेंटीमीटर हैज चार्ज, एक स्फेरिकल कंडक्टर है और 12 सेंटीमीटर हैज चार्ज फ्रॉम 1.6 डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस, यानी कि पहले एक ही डिस्कशन कर लेंगे। इनसाइड द सरफेस यानी कि स्फेरिकल सरफेस है, समझ लो ए एक बात कराऊं, ये सरफेस ये पूरा स्फेरिकल सरफेस है। कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन ईच सरफेस, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ऑन द सरफेस। अब हमें ये पूछा गया है, हमें पहला कंडीशन ये दी गई हुई है, पहले हमें क्या पूछा गया? इनसाइड द स्फीयर, यानी कि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है ही नहीं, और इलेक्ट्रिक चार्ज अवे फ्रॉम द क्या होता है? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो चार्ज होता है फ्रॉम स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द जीरो, बिकॉज़ ऑफ जो अगर मैं आपको समझा दूं इनसाइड द स्फीयर, यानी कि यहां पर कोई आपको ये चार्ज दिया गया होगा, यानी कि यहां पर इनसाइड कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा कि अकॉर्डिंग टू गॉसियन सरफेस आप लोगे, गॉसियन सरफेस से आप सेंटर पे जाओगे तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आपको गॉसियन सरफेस, हम पहले चैप्टर पे जाते हैं गॉसियन सरफेस के हिसाब से जाएंगे तो अंदर कोई गॉसियन सरफेस क्रिएट करनी पड़ती है और बाद में हम इलेक्ट्रिक कंडीशन मेजरमेंट कर सकते हैं। E q पर आपके पास फॉर्मूला की इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए, रेडी? P/E0, यानी तो उस हिसाब से आप जाओगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल पाएगी। पर आप ऐसे सोच सकते हो कि इनसाइड द स्फीयर अगर सभी चार्ज कहां पर रखा गया हुआ है? ऑन द सरफेस, अगर ऑन द सरफेस रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि वो उससे दूर होगी। रेडी? ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, यानी कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, यहां पर भी आ सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, पर यहां पर अगर इनसाइड पर चार्ज को रखा गया आउटसाइड तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी? जीरो। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? क्योंकि सभी चार्ज कहां पर रखा गया हुआ है? जीरो। तो द स्फीयर सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड in the first case inside the sphere, inside the sphere आप जाओगे तो inside the sphere क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड inside will be zero। आगे बात समझ में? अब सेकंड थिंग लेते हैं, सेकंड क्या? जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, यानी कि अगर आउटसाइड द स्फीयर रहा, आउटसाइड द स्फीयर रहा एट द पॉइंट, जो अगर ये स्फीयर है यहां पर पॉजिटिव चार्ज स्पेंड किया गया हुआ है, रेडी? जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, यानी कि स्फीयर से जस्ट आउटसाइड, यानी कि यहां ले लो, चलो यहां पर पॉइंट लो, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या है? K/R², K/R², वो तो आपके पास पहले से ही फॉर्मूला है, पर आप यहां पर K/R² लिखा सकते हैं, हां लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो तो यहां पर कोई डिस्टेंस दिया गया हुआ है, यहां से यहां तक का कुछ डिस्टेंस दिया गया हुआ है, वो जो डिस्टेंस दिया गया हुआ है उस डिस्टेंस से क्या कहा था? जस्ट आउटसाइड द सरफेस, यानी कि आउटसाइड द सरफेस, यानी सरफेस से थोड़ा सा आउटसाइड, बाहर। तो आप यहां पर ले लो तो आपको मिल सकता है कि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज आपको मिल सके।
इलेक्ट्रिक चार्ज सरफेस पर अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज ढूंढना है तो भी आउटसाइड ऑफ द सरफेस, यानी कि यहाँ पर भी कोई भी कहीं पर भी ले लो, चलो यहाँ से ले लो, यहाँ पर भी आउटसाइड ऑफ द सरफेस ले लो, आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा? क्योंकि यहीं पर भी जाओ तो Q/R² वाली फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और कभी की वैल्यू तो आपके पास है। चलो अगर यहाँ पर से आप जाओगे रेडी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर कोई चार्ज तो रखा ही गया हुआ है ना, कई सारे चार्ज, यहाँ तो कई सारे चार्ज, यानी कि आपको कहीं पर एक पॉइंट पर लेना है, सभी का कैलकुलेट नहीं करना है, पहले अच्छी तरीके से याद रखना, एक पॉइंट पर चेक करना है। Q/R² वाली फॉर्मूला आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड मेजरमेंट करने के लिए। K की वैल्यू तो क्या है, फिक्स है, चलो K की वैल्यू 9 × 10⁹ Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, Q की वैल्यू दिया गया हुआ है, और कंडक्टर स्पीड ऑफ कंडक्टर 20 चार्ज, यानी कि यहाँ से एक दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। Q यानी क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था हमारे पास 1.6 10⁻⁻19 कूलम अपॉन R², R क्या था हमारे पास 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻²। रेडी, यूनिट में कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर से, तो यहाँ रखते हैं 12 × 10⁻² होल स्क्वायर। चलो इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे, आप इसको आप क्या करना है, आपको इसको सिंपलीफाई कर देना। चलो मैं सिंपलीफाई करके दिखाता हूँ। 10⁻9 19 नेगेटिव है, 9 पॉजिटिव, या 10⁻10 बचेगा, 19 में से 9 जाएगा तो 10⁻10 माइनस आएगी, क्योंकि 19 जैसा है माइनस, मल्टीप्लाई 1.6 अपॉन क्या था 12, 12 का स्क्वायर करो 144 मल्टीप्लाई 10 टू द 10⁻⁻4। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से। चलो इसका आप सिंपलीफाई, आपके पास कैलकुलेटर रहेगा तो आप इजीली इसका सिंपलीफिकेशन कर पाओगे। तो ये इसका एप्रोक्सीमेट आंसर आता है 10⁵ न्यूटन कूलम इनवर्स, 10⁵ न्यूटन कूलम इनवर्स। रेडी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, न्यूटन कूलम इनवर्स है, क्योंकि आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला कैसे ली, इसलिए न्यूटन कूलम इनवर्स इसकी इलेक्ट्रिक फॉर्मूला। चलो 1 2 हो गया, अब हमें ढूंढना है तीसरा पॉइंट। तो ऐसे ही ये स्फीयर को मैंने सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ किया था, आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। रेडी, चलो अब हमें लिखना है 4। चलो 4 एट अ पॉइंट 80 सेंटीमीटर from the center of sphere, at a point 80 centimeter from the center of sphere, यानी कि स्फीयर है ये पूरा, इससे 80 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज स्पेंड किया गया हुआ था। रेडी, एक टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज का सम है 2.4। रेडी, यहाँ से 80 सेंटीमीटर तो इजी है, कुछ इसमें दिक्कत वाली कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यानी यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, तो यहाँ पर कोई चार्ज रखा गया तो Q/R² वाली फॉर्मूला रखी, और इसका डिस्टेंस कितना है 18 सेंटीमीटर, यानी 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो 18 सेंटीमीटर है, तो R हमें मिल गया 18 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁻² मीटर में, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। तो फॉर्मूला तो हमारी सेम ही रहेगी Q/R², क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज की ही बात हो रही है इसीलिए। रेडी, चलो बाकी सभी इक्वल। रेडी, चलो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग फिर से। फॉर्मूला तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए Q/R²। रेडी, तो K की वैल्यू तो फिक्स है 9⁻10⁹ 1.6 10⁻⁻19 अपॉन R² यानी 18 10⁻² होल स्क्वायर। चलो इसका थोड़ा सा सिंपलीफाई करके दिखाता हूँ। 9 + 9 यानी 9 मल्टीप्लाई 10⁻10 आएगा, मल्टीप्लाई 1.6 अपॉन 18 का स्क्वायर क्या होता है 289 मल्टीप्लाई 324 10⁻⁴। ये आपको सिंपलीफाई करोगे तो आपको एप्रोक्सीमेट आंसर क्या मिलेगा, तो आपके पास कैलकुलेटर रहेगा, तो आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एप्रोक्सीमेट रहेगा आंसर 4.44 10⁻⁴, 4.44 10⁻⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स। रेडी, आगे बात समझ में 10⁻⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स। आगे बात समझ में, इसमें किसी को कुछ दिक्कत
यानी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। रेडी रेडी, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडी, इस तरह से हम 2.4 अब नेक्स्ट एग्जाम में हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो ये बोर्ड के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए करवा दिया। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।